दोस्तों एक लड़की जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाती है और वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस लड़की के परिवार वाले उस लड़की को कॉल लगाते हैं, लेकिन दोस्तों उधर से कॉल का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। जब लड़की कोई भी कॉल नहीं उठाती है उसके बाद परिवार वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी हो, इसलिए वो फैसला करते हैं कि बेटी को डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ऐसे में अगर ये लड़की बिजी है तो बार बार फ़ोन कर कर उसको डिस्टर्ब करना भी अच्छी बात नहीं है। लिहाजा परिवार वाले फ़ोन काट देते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि अपनी बेटी का जो बैक कॉल है वो आए। लेकिन दोस्तों एक दिन गुजर जाता है, बैक कॉल आता ही नहीं है। 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब परिवार वालों को चिंता होती है, मामला जब पुलिस में पहुंचता है और उसके बाद में दोस्तों जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो यकीन मानिए दोस्तों जब आप लोग इस पूरे केस के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर यकीन ही नहीं करेंगे कि आखिरकार ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की बात करें तो मूल रूप से इस कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर से। ये जो लड़की दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इसका परिवार मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और इसके पिता की डेथ साल 2011 में हो चुकी है। पिता जो थे वो यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल जॉब करते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद में इनके परिवार की जो 2 बिटियाँ थीं, छोटी वाली बिटिया मोनिका जो कि दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी यूपीएससी की, और जो इसकी बड़ी वाली बहन थी वो उत्तर प्रदेश में ही एक सरकारी शिक्षिका के तौर पे काम करती थी। यानी इस परिवार की जो दोनों बिटियां थी, दोनों ही बिटियां सक्सेस हो चुकी थी। पहली बेटी ने पहले दिल्ली के अंदर साल 2014 में इसने दिल्ली कांस्टेबल की जॉब में नौकरी हासिल की। जब वहाँ पर नौकरी हासिल की तो उसके बाद में साल 2020 में इसने एसआई का एग्ज़ाम दिया और इसकी किस्मत, इसकी मेहनत के आगे जो एसआई का एग्ज़ाम था उसको ये क्लियर कर लेती है। और दोस्तों फाइनली साल 2020 में ये अपनी कांस्टेबल की जॉब छोड़ देती है। एसआई की जो फॉर्म था, जो एसआई का पेपर था, उसको ये निकाल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये एसआई की जॉब को ज्वाइन नहीं करती है, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। ये सोचते हैं कि अगर ये और ज़्यादा मेहनत करेगी तो ये यूपीएससी भी क्रैक कर सकती है, इसलिए ये फैसला करती है कि यूपीएससी की तैयारी करेगी। और उसके बाद में मुखर्जी नगर में ये कमरा लेती है और वहीं पर यूपीएससी की तैयारी करने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है दोस्तों। उसके बाद में तारीख आती है 8 सितंबर साल 2021, और इस 8 सितंबर साल 2021 को इस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो इस लड़की को फ़ोन करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लड़की फ़ोन पिक करती नहीं है। उसके बाद में परिवार वाले वेट करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की का कोई भी बैक कॉल नहीं आता है। उसके बाद में परिवार वालों को चिंता होती है, लिहाजा परिवार वाले सोचते हैं कि बुलंदशहर से अब दिल्ली में किससे कॉन्टैक्ट करें। तो इस लड़की के साथ में एक लड़का हमेशा आया करता था जिसका नाम था सुरेंद्र राणा। अच्छा, सुरेंद्र राणा इस लड़की के फैमिली फंक्शन में भी कभी आता रहा, कभी वैसे ही उसके घर पे आता रहा। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर अगर ये लड़की किसी को सही तरीके से जानती थी तो वो सुरेंद्र राणा ही था। इसलिए परिवार वाले अब सुरेंद्र राणा से कांटेक्ट करते हैं। सुरेंद्र राणा से कांटेक्ट करने के बाद में उसे सारी बात डिटेल में बताते हैं। उसे बताते हैं कि हमने अपनी बिटिया को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। एक बार जाकर देख लो कि वो कहाँ है, सब कुछ खैरियत तो है। उसके बाद में जो सुरेंद्र राणा होता है वो कहता है कि ठीक है, जब मेरी ड्यूटी फिनिश होगी उसके बाद में जाकर देखूंगा। उसके बाद में सुरेंद्र राणा अपनी ड्यूटी को फिनिश करता है, जहाँ पर वो रहा करती थी वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर जाने के बाद में जब पता करता है तो पता ये चलता है कि 8 सितंबर साल 2021 से ही किसी ने इस मोनिका यादव को नहीं देखा है। और यही बात सुरेंद्र राणा जो था वो इस लड़की मोनिका यादव की फैमिली को बताता है। वो बताता है कि 8 सितंबर से वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं किसी ने भी मोनिका यादव को नहीं देखा है। लिहाजा परिवार वाले अब चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद में मोनिका यादव की बहन और मोनिका यादव की माँ सीधा दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली पहुँचने के बाद में इसी सुरेंद्र राणा की मदद से, क्योंकि सुरेंद्र राणा भी पुलिस में जॉब किया करता था, इसलिए इसी की मदद से इस मोनिका यादव की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराते हैं। दोस्तों मोनिका यादव जो कि पहले दिल्ली में एज ए कांस्टेबल जॉब कर चुकी है और वो पहले सुरेंद्र राणा के साथ में ही एक ही जगह इनकी ड्यूटी थी, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। तो मोनिका यादव के बारे में जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि वो अचानक से मिसिंग हो गई है, तो पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। मोनिका यादव की तलाश शुरू करती है। मोनिका यादव जहाँ पर रहा करती थी, जिस पीजी में वह जहाँ रहा करती थी, वहाँ पर जाने के बाद में सब लोगों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ से भी पुलिस को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। मामला ऐसे ही बढ़ता रहता है। 8 से 10 दिन का समय गुजर जाता है। 8 से 10 दिन का समय गुजर चुका था, लेकिन दोस्तों पुलिस को अभी भी इस पूरे मामले के अंदर कोई भी क्लू नहीं मिला था। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो मामला था ठंडा होने लगता है। पुलिस भी इस मामले को ठंडे वस्ते की तरफ बढ़ाती रहती है
और यहीं पर दोस्तों जो मोनिका यादव की माँ और जो बहन होती हैं ये वापस से बुलंदशहर आ जाती है। लेकिन बुलंदशहर आने से पहले उन्होंने पहले सुरेंद्र राणा से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी बिटिया की तलाश तुम करते रहना, किसी भी तरीके से उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई गई है वो एक तरीके से ठंडी जगह पर ना पहुंच पाए, और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी तुम मोनिका यादव को ढूंढ पाओ। सुरेंद्र राणा कहता है कि आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस केस में मैं अपनी एड़ी चोटी को जोर लगा दूंगा और जो भी पल पल की अपडेट होगी वो मैं आपको पहुंचाता रहूंगा। अब दोस्तों उसके बाद में परिवार वाले जो थे वो वापस बुलंदशहर आ चुके थे। जो सुरेंद्र राणा था ये अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए हर चंद कोशिश कर रहा था, और उसकी जो भी अपडेट थी ये आखिरकार उस फैमिली को भी दे रहा था जो बुलंदशहर में रह रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में चूंकि 8 सितंबर वाले दिन का ये वाकया था जिस दिन ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद में अक्टूबर साल 2021 का महीना आ जाता है, और इसी अक्टूबर साल 2021 के महीने में ये जो सुरेंद्र राणा था ये इस मोनिका यादव की फैमिली को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में बताता है कि मुझे मोनिका यादव के बारे में कुछ अपडेट्स मिली हैं जो मैं आप लोगों को बताना सही समझता हूं। दरअसल जो मोनिका यादव है वो किसी लड़के से मोहब्बत किया करती थी। उस लड़के का नाम अरविंद था, और मुझे सुनने में मिला है कि वो अरविंद के साथ ही कहीं चली गई है और उसी के साथ रहना चाहती है, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। अब परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं सुरेंद्र राणा की तो परिवार वालों को विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि जो मोनिका यादव थी ये कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जो इन बातों में ध्यान दे। उसको सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही ड्रीम था कि वो किसी भी तरीके से यूपीएससी को क्रैक कर दे। तो ऐसी लड़की जो यूपीएससी को अपना लव मान चुकी है, अपना सब कुछ मान चुकी है, और वही लड़की आखिरकार किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ में भाग जाए, वो भी परिवार को बिना बताए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में सुरेंद्र राणा एक रिकॉर्डिंग भेजता है, और इस रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई पड़ रहा था कि जो लड़की है मोनिका यादव वो भी बात कर रही है कि मैं ठीक हूँ, अपनी जगह ठीक हूँ, और मैं किसी के साथ हूँ, और वक्त रहते हुए मैं वापस आ जाऊँगी। और उसमें एक लड़का भी बात कर रहा था। लिहाजा परिवार वालों को थोड़ी सी संतुष्टि तो होती है, लेकिन परिवार वाले फिर भी किसी तरीके से मोनिका यादव तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन के अंदर एक डर ज़रूर था, क्योंकि आज का ये दौर जो है वो ऐसा नाजुक दौर है कि आज के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा थोड़ा समय और गुजरता है। उसके बाद में जो खुद अरविंद नाम का लड़का था वो इस मोनिका यादव की जो बड़ी बहन होती है उनको एक कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में कहता है कि दरअसल मैं और मोनिका एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। मैंने अपने परिवार वालों से इस बारे में बात की, लेकिन मेरे परिवार वालों ने शादी कराने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं और मोनिका भाग आए हैं। लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे अभी भी ढूंढ रहे हैं, मेरे परिवार वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, इसलिए हम लोग छुप कर रहेंगे। तुम हमारी चिंता मत करना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे। बड़ी बहन जब मोनिका की ये बात सुनती है थोड़ा रिलैक्स तो होता है, लेकिन उसके बाद में ये कहती है कि चलो ठीक है, एक बार मेरी मोनिका से बात करा दो। लेकिन दोस्तों उस समय अरविंद जो था वो बात कराने के लिए तैयार नहीं था, और वो इतना सुनते ही फ़ोन कट कर देता है। अब जैसे ही वो फ़ोन करता है तो मोनिका की जो बहन होती है तुरंत सुरेंद्र राणा को कॉल करती है, और सुरेंद्र राणा को कॉल करने के बाद में बताती है कि इस तरीके से एक अरविंद नाम के लड़के का कॉल आया था, उसका ये नंबर है, तुम पता करो कि ये लड़का कौन है और कहाँ पे रहता है। लिहाजा जो सुरेंद्र राणा था इस नंबर को ट्रेस करता है। ट्रेस करने के बाद में पता चलता है कि ये जो नंबर है ये दिल्ली के ही एक होटल का है, वहीं से कॉल की गई थी, यानी उसी होटल के अंदर से कॉल की गई थी। इसलिए सुरेंद्र राणा उस नंबर को ट्रेस कर वहाँ पर पहुँचता है, उस होटल में पता करता है, तो पता ये चलता है कि मोनिका यादव और अरविंद नाम के इस लड़के ने इस होटल के अंदर चेक इन किया था, और वहाँ पर मोनिका यादव का आधार कार्ड वगैरह भी लगाया गया था। लेकिन अब इतना तो कन्फर्म हो चुका था कि जो मोनिका यादव है ये किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही है। अब दोस्तों पुलिस भी कहीं ना कहीं ये मान चुकी थी कि जो बातें ये सुरेंद्र राणा बता रहा है उसमें सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो इस अरविंद नाम के लड़के के साथ में रह रही है। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता रहता है। अब सितंबर साल 2021 का ये पूरा मामला था, लेकिन दोस्तों अब जुलाई साल 2023 आ जाता है। ऑलमोस्ट इस पूरे मामले के अंदर 2 साल का लंबा समय गुजर जाता है, और इन 2 साल के अंदर इस अरविंद नाम के लड़के ने 2 से 4 बार ही कॉल किया था, और कॉल करने के बाद में उसने इतना ही बताया था कि तुम्हारी जो बिटिया है वो ठीक है। लेकिन जब कभी भी इस मोनिका यादव की बड़ी बहन ने मोनिका यादव से बात करने की इच्छा जताई तो अरविंद जो था वो कॉल काट दिया करता था और कहता था कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है और बहुत जल्द हम वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जुलाई साल 2023 में परिवार वालों को कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है, ये वापस से दिल्ली पहुँचते हैं, और दिल्ली पहुँचने के बाद में ये लोग कमिश्नर ऑफिस पहुँचते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद में कमिश्नर साहब को सारी बात डिटेल में बताते हैं। अब जब कमिश्नर साहब ये बात सुनते हैं तो देखते ही और सुनते ही वो समझ जाते हैं कि ये मामला जितना साधारण और सिंपल लग रहा है, दरअसल उतना सिंपल ये मामला है नहीं। 2 साल के अंदर इस अरविंद नाम के व्यक्ति ने महज 3 से 4 बार कॉल किया है, लेकिन जब कभी भी मोनिका यादव की बड़ी बहन ने मोनिका यादव से बात करने की इच्छा जताई तो उसने फ़ोन काट दिया, यानी एक बार भी उसने मोनिका यादव से बात नहीं कराई।
यानी इशारा साफ है कि ये जो मामला है ये इतना क्लियर नहीं है, बल्कि दाल में कुछ काला दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद में ये जो केस था ये सीधा सीधा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम का एक गठन होता है और उसके बाद में जिस नंबर से लगातार कॉल की गई थी उन सारे ही नंबर को ट्रेस किया जाता है। सारे नंबरों की जो लोकेशन थी कभी देहरादून, कभी कर्नाटक, तो कभी मसूरी की थी। लेकिन इन नंबर्स की जब डिटेल्स निकाली जाती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर अलग अलग आईडी लगाकर लिए गए, यानी आईडी पर नाम किसी और का है और फोटो किसी और का लगाया गया है, यानी फर्जी आईडी से ये सिम लिए गए। ये बात साफ थी कि फर्जी आईडी से सिम लिए गए हैं तो मामला ज़रूर कोई एक तरीके से ऐसा है जो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो उन आईडियों पे फोटोग्राफ्स लगे हुए थे वो सारे ही फोटोग्राफ्स इस लड़की मोनिका यादव की माँ और उसकी बहन को दिखाते हैं। क्या तुम इसमें से किसी व्यक्ति को जानती हो? तो जो माँ और बहन थी ये तुरंत एक व्यक्ति को पहचान लेते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल ये एक व्यक्ति जो मेरी बेटी का दोस्त, मोनिका यादव का दोस्त सुरेंद्र राणा है, जो अक्सर घर पे आया करता था, ये उसके ही साले का दोस्त है और वो एक बार हमारे घर पे भी आया था। लिहाजा पुलिस वाले अब तुरंत इस दोस्त को उठाते हैं और दोस्त को उठाने के बाद में इससे पूछताछ करते हैं। जब इससे पूछताछ करते हैं कि तुमने ये सिम अपना फ़ोटो लगाकर क्यों खरीदी थी और तुम्हें इस सिम की आखिरकार क्या ज़रूरत थी, तो ये जो लड़का जो पुलिस ने उठाया था ये बताता है कि साहब ये सिम मैंने नहीं खरीदी थी, बल्कि मेरे एक दोस्त रॉबिन ने खरीदी थी। अब जैसे ही रॉबिन का नाम सामने आता है तो रॉबिन के बारे में पुलिस पता लगाती है। अब जब रॉबिन के बारे में पता लगाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल ये जो रॉबिन था ये कोई और नहीं था बल्कि सुरेंद्र राणा का सगा साला था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस समझ जाती है कि सुरेंद्र राणा इस केस के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्व ज़रूर है। इस केस के राज से अगर पर्दा कोई हटा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र राणा ही है। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो थी वो तुरंत इस सुरेंद्र राणा को उठा लेती है। उठाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। सुरेंद्र राणा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही सुरेंद्र राणा का जो साला रॉबिन था वो पुलिस को सब कुछ बता चुका था कि जो लड़की जिसको आप ढूंढ रहे हैं मोनिका यादव, उसकी तो हत्या हो चुकी है और उसको किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही जीजा सुरेंद्र राणा ने 2 साल पहले ही कत्ल कर दिया है। अब ये बात जब सामने आती है तो उसके बाद में सुरेंद्र राणा भी पुलिस के सामने टूटता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल सुरेंद्र राणा बताता है कि साल 2014 में जब मोनिका यादव ने दिल्ली कांस्टेबल पुलिस की जब जॉब उसने पकड़ी थी तो उसके बाद में हम लोग एक ही यूनिट में थे और एक ही पीसीआर वैन में हम लोग अक्सर ड्यूटी किया करते थे और इसी वजह से जो मोनिका यादव थी अक्सर इस सुरेंद्र राणा को बहुत अच्छा समझने लगी थी और वो सुरेंद्र राणा को अपने बड़े भाई की तरह समझती थी। इसलिए कई बार वो उसको अपने घर भी लेके आई थी और सुरेंद्र राणा अपने साथ में कई बार अपने साले और उसके दोस्त तक को इस मोनिका के घर पे लेके आ गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में मोनिका जो थी वो पुलिस कांस्टेबल की जॉब छोड़ती है, एसआई का एग्ज़ाम देती है, एसआई का एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेती है। उसके बाद में सोचती है यूपीएससी की तैयारी करूंगी। अब इसी बीच में कहीं ना कहीं सुरेंद्र राणा के जहन में कुछ इस तरीके की चीज़ें आने लगी थी कि जो लड़की है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है देखने में और अगर ये यूपीएससी निकाल लेगी तो ऐसी लड़की से शादी अगर मैं कर लूँगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। और उसके बाद में ये साल 2018 में इस मोनिका यादव को प्रपोज करता है, लेकिन मोनिका यादव इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह समझती हूँ और तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो। हालांकि उस समय ये किसी तरीके से बात को टाल मटोल या फिर गोल कर बात को शांत कर देता है। लेकिन साल 2020 में जब मोनिका यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाती है तो एक बार फिर से ये उसको प्रपोज करता है। मोनिका इस बार फिर से इनकार कर देती है। उसके बाद 8 सितंबर साल 2021 को भी ये सुरेंद्र राणा मोनिका से मिलने के लिए उसके उस पीजी में जाता है जहाँ पर वो रहा करती थी और वहाँ पे जाने के बाद में वो फिर से एक बार इस मोनिका के सामने शादी का ऑफर रखता है, लेकिन मोनिका फिर से इनकार कर देती है। जब मोनिका इनकार कर देती है और 2-4 बातें भी सुना देती है, इसी वजह से अब ये फिर से मोनिका से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैंने गलती कर दी, चलो आज के बाद मैं ये बातें ही नहीं कहूँगा, लेकिन तुम और हम अच्छे दोस्त हैं, एक भाई बहन की तरह है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं। उसके बाद में मोनिका इसके ऊपर भरोसा करती है, इसके साथ घूमने चली जाती है। एकांत में जाकर ये जो सुरेंद्र राणा था मोनिका यादव की गला दबाकर हत्या करता है और उसके शव को वहीं सूखे नाले में डालकर ऊपर से पत्थर से दाब देता है। और उसके बाद में ये इस तरीके से करता है कि जिससे पुलिस को कोई शक ना हो। ये अपने साले को एक तरीके से कुछ मोबाइल सिम देता है और उसका नाम रॉबिन बताता है, रॉबिन नहीं अरविंद बताता है, और उसके बाद में अलग अलग लोकेशन से फ़ोन करने के लिए कहता है। एक रिकॉर्डिंग भी इसने मोनिका की बहन के साथ में शेयर की थी क्योंकि इसकी पहले मोनिका से बात हुआ करती थी और उसी रिकॉर्डिंग को काट छाँट कर इसने उसकी बहन को दिखाया था। साथ के साथ होटल में जो चेक इन वाली बात थी तो वहाँ पर इसने अपने साले के साथ में एक कॉल गर्ल को भेजा था ताकि वहाँ पर ये उस मोनिका यादव का आधार कार्ड लगा सके और ताकि लोगों को लगे कि वो ज़िंदा है। और इसीलिए ये अपने साले से कहता था कि तुम दूर दूर अलग अलग लोकेशन से मोनिका की फैमिली को कॉल करते रहना ताकि उनको ये लगे कि मोनिका ज़िंदा है, और जबकि मोनिका को मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। इस कहानी को सुनाने का अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक बड़ी शिक्षा मिलती है
कि हमें ऐसे ही ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मोनिका ने इस व्यक्ति सुरेंद्र राणा के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया होता, इसको अपने भाई की तरह नहीं समझा होता, तो शायद ये व्यक्ति मोनिका के साथ में इतनी बड़ी हैवानियत ना दिखा पाता। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।